चुनाव में शराबबंदी और जाति पर घमासान के बाद अब बच्चों की संख्या पर बवाल मच गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बयान पर चुनावों में सियासी उठापटक और तेज हो गई। नीतीश कुमार ने वैशाली की एक सभा में बच्चों की संख्या को लेकर इशारों में लालू यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो वोटों के इंतजार में 8 से 9 बच्चे पैदा कर सकते हैं, माफ कीजिए बेटों के इंतजार में, और बेटियों पर भरोसा नहीं करते हैं, उनसे कैसा बिहार बनाने की उम्मीद की जा सकती है। नीतीश कुमार ने रैली में जुटी भीड़ से पूछा कि अगर ऐसे ही लोग आदर्श के तौर पर देखा है तो फिर बिहार का बुरा हाल हो जाएगा। किसी को चिंता है 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता रहता है, क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। और आप सोच लीजिए कैसा बिहार बनाना चाहते हैं, ऐसा ही बिहार बनाना चाहते हैं। अगर यही लोगों का आदर्श है तो समझ लीजिए बिहार का क्या बुरा हाल होगा। कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, सब का सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम तो आपके बीच में आए हैं कि हम लोग तो एक एक चीज को देखें। तो नीतीश कुमार ने ऐसा बयान देकर एक नए सियासत को अब छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि जो बेटों के इंतजार में 8 से 9 बच्चे पैदा करते हैं और बेटियों पर भरोसा नहीं करते, उनसे कैसा बिहार बनाने की उम्मीद की जा सकती है। नीतीश कुमार ने रैली में जुटी भीड़ से पूछा कि अगर ऐसे ही लोग आदर्श के तौर पर रखे जाएं तो फिर बिहार का बुरा हाल हो जाएगा। कुछ खास सहयोगी इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पटना से अरुण हमारे साथ हैं और अब से थोड़ी देर में अमित और नीरज भी हमारे साथ होंगे। अरुण, क्या जिस तरीके से नीतीश कुमार ने ये बयान इस राजनीतिक संदर्भ में छेड़ा है, इसको किस तरीके से देखें? और निश्चित तौर पर अब ये एक अहम मुद्दा हो जाएगा, जिस तरीके से अब देखिए पहले चरण का मतदान होने वाला है। देखिए, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी दोनों से सवाल कई बार पूछा गया, उसका जवाब भी उन्होंने दिया है। यहाँ पर हमारे साथ पटना की जनता, उनसे पूछते हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि लालू यादव और राबड़ी देवी पर तंज करते हुए रैली में कि जो एक बेटे की उम्मीद में इतनी बेटियां पैदा कर दे, ऐसे लोग कैसे आदर्श हो सकते हैं? ये बात बिल्कुल गलत है। ये प्रकृति का देन है, खुदा का देन है। खुदा ने किसको क्या दिया है ये खुदा जानता है। बेटी के आस में ही, बेटा के आस में ही इतनी बेटियां नहीं हुई है, वो भगवान का देन था और उस हिसाब से हुआ। आप बताइए इस बयान को कैसे देखते हैं जो नीतीश कुमार ने कहा? देखिए, पहली बात तो लालू जी को ये सोचना चाहिए, लालू प्रसाद यादव की, जब उनके घर में तेज प्रताप जी की शादी हुई थी तो वो भी किसी की बेटी थी। आप उसके साथ गलत व्यवहार करके, घर के साथ सब मिलके, बुजुर्ग बड़े मिलकर उनको गलत व्यवहार करके उनको घर से बाहर निकाले, तो आप इस पे तो आप सोच सकते हैं कि इनके घर में बेटियों के क्या कदर होगी। लेकिन नीतीश कुमार तो ये कह रहे हैं कि बेटे की उम्मीद में उन्होंने इतनी बेटियां पैदा कर दी। तो गलत क्या कहा उन्होंने? आपने सत्ता के लालच में जो भी कही है, आगे वंश बढ़ाने के लिए आपने लगातार बेटियों की जन्म होने के बाद अपने 2 बेटों को जन्म दिया है, और वो दोनों बेटे आज बिहार के अंदर में नया सरकार की तलाश में घूम रहे हैं। तो अगर लालू जी को बेटी से ही ज़्यादा प्यार था तो उनको बेटी पे स्थिर होना चाहिए, राजनीति बेटी से कराना चाहिए, बेटों से क्यों कराया उन्होंने? लेकिन ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है। और दूसरी बात है कि ये बच्चों पर कोई अभी तक तो कोई इस तरह का कानून है नहीं देश में, तो इसको क्या सियासी मुद्दा, पॉलिटिकल मुद्दा बनाना जरूरी है, या विकास या शिक्षा या स्वास्थ्य की बात करनी चाहिए? देखिए, शिक्षा विकास की बात पहले करनी चाहिए, ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं होना चाहिए। पारिवारिक मामला है, आपस का मामला है, उनकी क्या स्थिति है, परिस्थिति है, वो अपना समझे। मगर ये बात बेटी के ऊपर है, कुछ गलत भी है, और आप राजनीतिक तौर पर देखिएगा तो सही भी है। देखिए, ये कह रहे हैं कि बेटियों को क्यों नहीं आगे बढ़ाते लालू प्रसाद यादव, क्यों बेटों पर निर्भर करते हैं, और आखिर में सबसे छोटे बेटे तेजस्वी को ही क्यों कमान दिया? आप नहीं देख रहे हैं कि मीसा भारती भी राजनीति में हैं, वो भी तो आगे जा रही हैं, वो भी देश की सेवा कर रही हैं। तो इसे नहीं लगता है कि आपको वो बेटा और बेटी में कोई भेदभाव कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं लग रहा है। आरोप तो ये नीतीश कुमार ने लगाया कि बेटे की उम्मीद में इतनी बेटियां पैदा हुई, ये नेचुरल नहीं, उनके मुताबिक ये बेटे के लिए ही इतने बच्चे पैदा हो गए, ये कह रहे हैं वो। बिल्कुल बेबुनियाद बात है। हाँ। बिल्कुल बेबुनियाद बात है, और ये समझ से परे की बात है। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ कि निशा भारती आपने बोला राजनीति में है, तो चुनाव प्रचार में अभी दिखी क्यों नहीं? सिर्फ तेज प्रतापी तेजस्वी यादव क्यों दिख रहे हैं? देखिए, ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर बेटियों पर इतना भरोसा होता तो मीसा भारती चुनाव प्रचार में क्यों नहीं दिख रही हैं? ये सवाल लगातार जेडीयू के और तमाम लोग पूछ रहे हैं। जी
चलिए अमित का भी रुख कर लेते हैं। अमित, अगर आपके साथ भी लोग हो तो जरा उनसे पूछिए कि नीतीश कुमार, जो कि अमूमन ऐसे बयान देने से बचते हैं और ऐसे बयान विवादास्पद तो कतई नहीं देते, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं राजनीति में वो इस तरीके के बयान कई बार दे जा रहे हैं, कई बार नाराज भी हो रहे हैं जब वो जनसभा कर रहे हैं, तो आखिरकार जनता इसको कैसे देख रही है? देखिए, हमारे साथ कुछ युवा इस वक्त मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। आप बताइए कि नीतीश कुमार ने लालू यादव के ऊपर बयान दिया और खैर 9 बच्चे के ऊपर बयान दिया, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? सर, एक मुख्यमंत्री के बयान हो नहीं सकते हैं, ये छिछोरे नेताओं के बयान हो सकते हैं, लेकिन अगर वो ऐसा बयान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन सब गरीबों का अपमान है जो मतलब जिनको परिवार नियोजन के बारे में पहले जानकारियाँ नहीं थी। तो आप एक सभ्य पोस्ट पे बैठ के ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये बताइए, तुम व्यक्तिगत हमले इस चुनाव में हो रहे हैं, मुद्दा क्या होना चाहिए? आप युवा हैं, मुद्दा क्या होना चाहिए? बिल्कुल, सबसे पहले तो रोजगार मुद्दा होना चाहिए, जो कि तेजस्वी यादव भी उठा रहे हैं और उसके पहले बीजेपी की गवर्नमेंट उठाई थी, लेकिन इस बार जो चीज़ ये लोग कर रहे हैं ये बिल्कुल अस्तर गिराने वाली काम कर रहे हैं। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आप बताइए कि मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं, ऐसी बातें क्या उनको कहनी चाहिए? नहीं, उनको कहनी नहीं चाहिए बिल्कुल, क्योंकि इस बार हम लोग चाहते थे कि मोदी सरकार को ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा हम लोग वोट दें। और नीतीश कुमार और लालू हो गया, लालू का अगर पोस्ट पे अगर मानते हैं कि आ जाए तो उस जगह को अगर फिर से क्राइम बढ़ जाएगी, जो क्राइम नहीं होना वो चाहिए। तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि क्या सीएम के पद पर या इस तरीके का बयान उचित है या फिर क्या कहना चाहिए उनको? जनता के भाषण यही है कि बस जो भी जनते लोग हम लोग चाहते हैं वो अपने से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा यही हमको कहना है कि हम लोग मोदी को सबसे ज़्यादा चूज़ कर रहे थे। और उसके बाद मुद्दा क्या होना चाहिए? मुद्दा वही होना चाहिए जो अभी भी हम लोग का हालत ख़राब है। उस बार लॉकडाउन के वजह से भी हम लोग बहुत स्थिति से बहुत ज़्यादा निकले और फिर से उसके बाद इलेक्शन के बाद फिर से ये लॉकडाउन लगने वाला है, बाकी हम क्यों मानेंगे? हम ठीक है, इनका यही कहना यानी है कि जनता की राय जो हमने सुनी, वही नीतीश के इस बयान पर देखिए तेजस्वी यादव ने जोरदार पलटवार किया है। तेजस्वी ने दरअसल दावा किया कि बेरोजगारी पर बात करने से बचने वाले नीतीश कुमार के ऐसे बयान उनके लिए आशीर्वाद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार के ऐसे बयान एक मां की मर्यादा को ठेस पहुंचाते हैं। बेरोजगारी पर वो बात नहीं करना चाहते, कारखाने पे वो बात नहीं करना चाहते, पलायन, गरीबी, भूखमरी पे वो बात नहीं करना चाहते हैं। और हमने तो बोला है कि उनका जो भी बोला हुआ वक्तव्य है वो हमारे लिए आशीर्वाद के रूप में है। दूसरी बात, अगर ऐसी बोली अगर वो बोलते हैं तो कहीं ना कहीं से महिलाओं का जो है मर्यादा जो है उसको ठेस पहुंचाने का वो काम कर रहे हैं। रवि, यानी तेजस्वी यहाँ ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के इस तरीके के बयान उनके लिए एक आशीर्वाद के तौर पर है। जनता क्या सोच रही है? बिल्कुल, हमारे साथ में तमाम युवा हैं और उन लोगों से हम बात कर लेते हैं कि नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बेटे की चाह में 8-9 बच्चे लोग पैदा कर लेते हैं। लालू प्रसाद यादव पर उन्होंने व्यक्तिगत हमला बोला है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये गलत बोले हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सबका बेटा बेटा होता है। इस बार सरकार चेंज होने का मौका हमको। आप बताइए। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये। वैसे भी जो बाद वाले बेटे होते हैं ना, देश का नाम रोशन करते हैं। आप एग्जांपल के तौर पे कलाम साहब को ले लीजिए, जो भी व्यक्ति हैं इस बार तो बिल्कुल जा रहे हैं, आवेश में बोल रहे हैं वो। अच्छा, ये बताइए कि राजनीति में इस तरीके की जो बयानबाजी है उसको कैसे लेता है युवा? किसी के परिवार पर टिप्पणी करना ये बहुत ही गलत होता है। और आप राजनीति में आए हैं तो राजनीति मुकाबला कीजिए, किसी के परिवार के ऊपर अभद्र तरीके से। नीतीश कुमार के इस बयान पर तेजस्वी यादव का भी एक बयान आया, उन्होंने कहा कि एक मां का अपमान है और जो कुछ वो इस तरीके कह रहे हैं वो आशीर्वाद के तौर पर ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उनका बड़प्पन है तेजस्वी यादव जी का, जो उनको अभी भी आदत दे रहे हैं नीतीश कुमार जी को, इतना बोलने, अभद्र बोलने के बाद भी। तो आप मानते हैं कि जो असली मुद्दे हैं उनको भटकाने की कोशिश की जा रही है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से? भटकाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, आप बताइए। विकास एजेंडा होना चाहिए। हाँ, पॉलिटिकल रूप में पॉलिटिकल बात करना चाहिए। हाँ, किसी व्यक्तिगत रूप में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और उनके पास कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए। 15 साल का शासन रहा है उनका, विकास के मुद्दे पे वो बात नहीं कर पा रहे हैं। इससे तय लग रहा है कि वो हताश हो चुके हैं। लेकिन इसी तरीके के बयान कुछ तेजस्वी यादव की तरफ से भी आया था। उन्होंने जातीय समीकरण का भी कार्ड खेलने की कोशिश की थी। कल आपने सुना भी होगा कि जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी तो लोग जो है गरीब सीना चौड़ा करके चलता था,
यानी कि अगली और पिछड़ी जाति का वो जिक्र कर रहे थे। नहीं, ये भी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई जाति की बात करता है दोनों तरफ से ये गलत है। आपके पास विकास एजेंडा होना चाहिए, विकास के मुद्दों पे बात करना चाहिए। विकास के मुद्दे पर बात होना चाहिए, ऐसा मानना है बिहार के और पटना के युवाओं का, और ये भी कहना है कि इस तरीके की बयानबाजी कम से कम चुनाव में नहीं होना चाहिए। ठीक है रवि, रहिए आप हमारे साथ। देखिए एक बार फिर जरा आपको सुनवाते हैं कि क्या कहा था नीतीश कुमार ने और उस पर कैसे तेजस्वी यादव ने पलटवार किया। किसी को चिंता है 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता रहता है, क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। और आप सोच लीजिए कैसा बिहार बनाना चाहते हैं, ऐसा ही बिहार बनाना चाहते हैं। अगर यही लोगों का आदर्श है तो समझ लीजिए बिहार का क्या बुरा हाल होगा। कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, सब का सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम तो आपके बीच में आए हैं कि हम लोग तो एक एक चीज को देखते। बेरोजगारी पर वो बात नहीं करना चाहते, कारखाने पे वो बात नहीं करना चाहते, पलायन, गरीबी, भूखमरी पे वो बात नहीं करना चाहते हैं। और हमने तो बोला है कि उनका जो भी बोला हुआ वक्तव्य है वो हमारे लिए आशीर्वाद के रूप में है। दूसरी बात, अगर ऐसी बोली अगर वो बोलते हैं तो कहीं ना कहीं से महिलाओं का जो है मर्यादा जो है उसको ठेस पहुंचाने का वो काम कर रहे हैं। अरुण देखिए, कल तेजस्वी जो है वो जाति के ऊपर बयान देते हैं, कुछ ऐसा कहते हैं, लेकिन आज देखिए नीतीश कुमार जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, भाई वो बेटों पर सवाल उठा रहे हैं। जरा लोगों से पूछिए, क्या ये सारी जो बातें नेता कर रहे हैं वो उन पर मतदान करने जब वो जाएंगे तो असर डालेंगी, या विकास का ही केवल एक एजेंडा होगा लोगों के सामने? निश्चित रूप से पटना के लोगों के साथ में लगातार बना हुआ हूं, कुछ लोग हैं, मैं बात करता हूं। एक बात बताइए कि नीतीश कुमार को यह माना जाता है कि बहुत ही सज्जन नेता हैं, बयान समझ बूझ के देते हैं, लेकिन जिस तरह से लालू यादव के बारे में उनका कहना था कि कुछ लोग बच्चे पैदा करते रहते हैं, बेटियां पैदा करते रहते हैं, बेटियों पर भरोसा नहीं ताकि बेटा हो जाए, तो आप इस बयान को कैसे देखते हैं? क्या ये मुद्दा है चुनाव में या फिर बिजली सड़क पानी ही मुद्दा है? नीतीश कुमार का यह डायलॉग बचकानापन है और सड़क छाप जैसा लोगों जैसा है। और नीतीश कुमार को संवैधानिक ज्ञान नहीं है। संविधान में यह नहीं लिखा हुआ है कि कौन आदमी हिंदुस्तान के कितने बच्चे पैदा करेंगे। यह सरासर उनका जो है यह डायलॉग लग रहा है, विक्षिप्तावस्था पहुंच गए, हारने की नौबत आ गई है, इसलिए निचले स्तर पर और यह जो है 2 कौड़ी का डायलॉग बोल रहे हैं नीतीश कुमार। मुद्दे क्या होंगे जब आप वोट देने जाएंगे? तब इस तरह के बयान, जैसे तेजस्वी ने भी कल बयान दिया कि लालू यादव का जब शासन था तब बाबू साहब के सामने गरीब सीना तान के चलता था, ये भी आपको लगता है बयान जरूरी था? ये बयान तो सही है। लालू जी के रीजन में जो है गरीब गुरबाओं का जो मान सम्मान बढ़ा था, और मान सम्मान बढ़ना दूसरी बात है, बट ये कहना कि बाबू साहब के सामने सीना तान के चलते थे, आप ये बताइए, भी चुनावी मुद्दा होना चाहिए? ये सब नहीं है, ये सब कोई बकवास है, ये सब कोई मुद्दा नहीं है। चुनाव में जो विकास की बातें होनी चाहिए और आगे आप क्या करना चाहते हैं वो होना चाहिए। और 15 वर्षों में आपने क्या किया, जनता को यह बताना होगा। देखिए, ये जनता जो है, ये मुद्दे होने चाहिए क्या? व्यक्तिगत हमले नीतीश कुमार लालू यादव पर करें या फिर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर करें? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आपके मुताबिक क्या मुद्दे होने चाहिए? विकास मुद्दा होना चाहिए, रोजगार मुद्दा होना चाहिए, शिक्षा मुद्दा होना चाहिए, स्वास्थ्य मुद्दा होना चाहिए, बुनियादी चीज़ें को मुद्दा बनाया जाए तो बेहतर होगा। आपको लगता है कि इन चीज़ों पर बातचीत हो रही है इस चुनाव में? देखिए, जातिवाद कार्ड शुरू आरजेडी के नेता ने किया है। अब उन्होंने कहा है कि बाबू साहब के सामने बड़े छोटे लोग छाती ठोक के बैठते थे, तो ये जातिवाद कार्ड खेल के फिर वो कुछ साल पहले उन्होंने पिताजी ने कहा था बुरा बाल, ब्राह्मण कास्ट और बनिया को और समाजों को बाहर करने की जो सोच थी ये फिर दर्शाती है। और ये बिहार की जनता को अच्छी तरह समझना चाहिए कि 15 साल के जो शासनकाल पीछे रहा है इनका, लालू प्रसाद जी, राबड़ी देवी जी का, वो फिर वापस लाना चाहते हैं। और जो बनिया क्लास के लोग हैं आज के डेट में जो बिहार के अंदर अपने फिर से स्टार्टअप इन्होंने किया है, वो फिर ठीक है आने वाली सरकार में प्लान कर जाएंगे। देखिए, ये तो इन लोगों की बात है। अर्पिता, एक सवाल मैं यहाँ के दुकानदार हैं, इनसे पूछना चाहता हूँ, ये जो बयानबाजी हो रही है, ये मुद्दा लगता है आपको मुद्दा है? ये मुद्दा तो वही विकास पे ही होना चाहिए, रोजगार पे होना चाहिए, मुद्दा तो इसी चीज पे होना चाहिए। तो कॉमन आदमी जो है, कॉमन वोटर जो है, वो तो विकास और रोजगार की ही बात करता है, नेता चाहे जो भी बयान दे।
बिल्कुल। और अरुण, ये भी है कि जो जनता है देखिए वो सब समझ रही है और सब जान रही है और उसके हाथ में ही देखिए अब कंट्रोल है और 2 दिन बाद वो अपने मताधिकार का प्रयोग भी करेगी। आप रहिए हमारे साथ। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चिंता सिर्फ तेजस्वी यादव नहीं बढ़ा रहे, उनकी परेशानी सिर्फ तेजस्वी यादव नहीं बढ़ा रहे, चिराग पासवान भी एक नया नाम है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विवादास्पद बयान के बाद एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने उन पर हमला बोला। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को नसीहत दी कि वो मुख्यमंत्री को मर्यादा का ख्याल रखें, उस पद की गरिमा रखें और व्यक्तिगत हमले ना करें। नहीं तो निजी हमले तो कर ही रहे हैं। बताइए, उनके परिवार का जो एक इंटरनल मैटर है, उनकी बहू को लेकर हो, कुछ लेकर हो, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ये सारी बातें बोल रहे हैं, आप मर्यादा तो रखिए ना। व्यक्तिगत मामलों में आप क्यों जा रहे हैं? क्या लेना देना आपको व्यक्तिगत? आप राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप कीजिए ना, नीतिगत आरोप प्रत्यारोप कीजिए। मुझे जमूरा बुलाने की बजाय, मेरे ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करने की बजाय बोले कि हाँ चिराग पासवान की सभाओं में भीड़ नहीं आती, बोले कि चिराग पासवान को कोई देखना नहीं चाहता, चिराग पासवान की बातों में तथ्य नहीं है, चिराग पासवान गलत बातें बोल रहे हैं। इस बीच देखिए नीरज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, औरंगाबाद से इस वक्त मौजूद हैं। यानी नीरज देखिए, तेजस्वी यादव भी हमलावर हैं, चिराग पासवान भी हमलावर हैं और दोनों ही पार्टियों के नेता ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद की गरिमा रखनी चाहिए, इस तरीके के बयान नहीं देना चाहिए, लेकिन सारे इस तरीके के बयान भी दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल निजी तौर पे बयान दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है कि बेटे की चाह में बेटियां पैदा की, ये निजी तौर पे बयान है। और तेजस्वी यादव का कहना है कि मां की मर्यादा का अपमान हुआ है। इस तरह के बयान चुनाव में आ रहे हैं। और तेजस्वी यादव का भी एक बयान बहुत चर्चा में है कि उन्होंने कहा कि लालू राज में गरीब लोग बाबू साहब के सामने सीना तान के चलते थे। इस तरह के बयान को आप मतदाता कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो है कि लालू यादव के परिवार के बारे में पूरा दुनिया जानती है, लेकिन नीतीश कुमार अपने परिवार के बारे में खुद जानते हैं कि उनका परिवार किस तरह रहा, उनकी पत्नी कहाँ रही, उनका व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, ये व्यक्तिगत निजी टिप्पणी नहीं। आप बताइए, आप लोग, ये मुद्दा होगा चुनाव में? मुद्दा है, जनता में बहुत आक्रोश है कि इस तरह की भद्दी बातें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, भद्दी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। आप लोग कैसे देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, व्यक्तिगत निजी मामलों में कभी भी हस्तक्षेप, जातिगत टिप्पणी, बिल्कुल जातिगत भी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, राजनीति में नहीं होनी चाहिए। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा विकास है। विकास है, जी विकास है, विकास और रोजगार। लेकिन ये बताइए, विकास की बात सब कोई करते हैं, लेकिन हर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी कर देता है, जातिगत टिप्पणी कर देता है, निजी तौर पे हमला करता है। तो इसको आप लोग कैसे देखते हैं? हम लोग को विकास ही चाहिए। हाँ, विकास चाहिए। तो नेता लोग मानते क्यों नहीं? नहीं, सबसे पहले तो है कि नीतीश कुमार जी ने जो पिछले चुनाव में घोषणा पत्र लाया था कि 7 निश्चय से मैं बिहार को कल्याण करूंगा, लेकिन उनका जो नल जल योजना था वो पूरी तरह से पूरे बिहार में फेल कर गया। कहीं भी जो है से इस तरह का कोई भी नल जल, एक भी नल जल आज के डेट में किसी भी गांव में। अच्छा, ये बताइए, एक अंतिम सवाल करूंगा। अगर नल जल की बात कर रहे हैं, रोहतास, औरंगाबाद, बक्सर, आरा, जितने भी ये इलाके हैं, यहाँ तो कभी पानी की कमी नहीं थी, तो नल जल योजना की जरूरत पड़ी, ग्राउंड वाटर लेवल नीचे क्यों जा रहा है? नहीं, यहाँ पानी का उस तरह का जरूरत ही नहीं था। जितना सरकार के द्वारा नल जल में पैसा खर्च किया गया, वो पैसा न तो कोई काम कर रहा, न जनता का उसका कोई लाभ मिला, और वो पूरी तरह से एकदम विफल रही है योजना। और व्यक्तिगत टिप्पणी पे आप क्या कहना चाहेंगे? व्यक्तिगत टिप्पणी जो होती है, जातिगत टिप्पणी जो होती है, जो तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू राज में गरीब सीना तान के चलता था। हाँ, तो उनका तो अधिकार दिए और सीना तान कर चले। हम लोग वोट केवल विकास के नाम पे वोट होगा, पिता विकास के नाम पे लोग वोट करेंगे। चुनावी रैलियां जब शुरू हुई, विकास से ये एजेंडा बढ़ते बढ़ते अब देखिए बस व्यक्तिगत कमेंट पर भी आकर टिक गया है। आप सब रहिए हमारे साथ। नीतीश कुमार के बयान पर कांग्रेस ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस ने नीतीश कुमार को मर्यादा बनाए रखने की नसीहत देते हुए दावा किया कि चुनावों में हार सामने देखकर नीतीश की जुबान लड़खड़ा रही है। नीतीश बाबू के माथे पर हार साफ लिखी है, खींच साफ लिखी है। तैश में आ गए हैं मुख्यमंत्री जी और अब उनकी जबान भी लड़खड़ा गई है। इसीलिए शायद वो इस प्रकार की व्यक्तिगत बातों पर उतर आए हैं। नीतीश कुमार जी तो पहले बहुत ठंडे दिमाग के हुआ करते थे, अब आप देखिए हर सभा में तैश में आते हैं, युवाओं को धमकाते हैं, ना केवल धमकाते हैं बल्कि उन्हें धक्के मारकर सभाओं से निकालते हैं। अमित, यानी कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है नीतीश कुमार बहुत ठंडे दिमाग के थे, लेकिन अब हार सामने देखकर उनकी जबान लड़खड़ा रही है।
जी यहाँ पर हमारे साथ जनता है, हम उनसे जानते हैं। ये बताइए कि नीतीश के इस बयान के बाद जो उन्होंने कहा है कि अब 9 बच्चों को लेकर बयान दिया, अब कांग्रेस उन पर हमलावर हो गई है, कह रहा है कि पहले ठंडे दिमाग के थे, अब बयानों में अंतर आ रहा है। आपका क्या व्यू है इसमें? हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हम यही कह सकते हैं कि जो अभी जो सरकार जो चुनाव प्रचार हो रहा है, ये लॉकडाउन के वजह से बहुत आदमी भूख से मर रहा है, जिसका राशन कार्ड है उसको पास अनाज तो मिल रहा है, और जिसको पास नहीं है वो तो कितना आदमी भूख से मर रहा है, कितना है जो रोज़ कमाने वाला है कि देश खुला रहेगा तब वो कमाएगा खाएगा। इसलिए इसमें सरकार 6 महीना ये से ऊपर होने जा रहा है, इसलिए सरकार कुछ नहीं किया। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि अब की बार हम लोग लालू के सरकार बनाएंगे। और ये इनका अपना व्यू था। दूसरी ओर एक और युवा है हमारे साथ। आप बताइए कि नेताओं का क्या ऐसा बयान शोभनीय है? नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि ठीक है, मानते हैं कि लालू का सरकार फिर से अगर बनता है तो बन जाने दीजिए। बाकी फिर से यही चीज़ है सिस्टम कि जो गरीब जनता लोग हैं वो जनते से हम आगे बढ़ना चाहते हैं कि उनके जितना हम अपनी योजना से ज़्यादा हम सहयोग करिए, और उसके बाद सहयोग से ज़्यादा क्या है? कुछ भी नहीं है। बाकी अगर ये फिर से अगर क्राइम बढ़ जाएगा। नहीं, इसमें क्राइम बढ़ने के क्या बात है? क्राइम जो है जो सरकार जो लागू कर दिया, इसके लिए हमारे प्रशासन है, एथी है। जो क्राइम जो है जो बढ़ेगा जो करेगा, इसके लिए प्रशासन है हमारा। अपना आदमी को खुद हम क्या लेके जा रहे हैं? चुनाव में मुद्दे क्या होने चाहिए? चुनाव में मुद्दे क्या होने चाहिए उतना तो हमको जानकारी नहीं है। हमको जितना जानकारी है, अपना आदमी अपना जो क्राइम बढ़ रहा है इसके लिए अपना आदमी सिर्फ होशियारी से चले, अपना सामान अपना एथी बढ़िया से रखे, इसी बात के हम बोल रहे हैं। और हमको लोन लेने के लिए बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते थे। गरीब आदमी, रेडी ठेड़े वाला तो बैंक के भीतर जाने के भी नहीं सोच सकता था, लेकिन आज बैंक खुद चल करके आ रहा है। बिना किसी दौड़ भाग के अपना काम शुरू करने के लिए लोन मिल रहा है। आप सबके चेहरों पर ये खुशी देखकर मुझे भी बहुत संतोष हो रहा है। आप सबको आपके काम के लिए आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ने के लिए, यूपी और देश को आगे बढ़ाने के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जब मैं आज आप सबसे बात कर रहा था, मैंने देखा कि बहुत कम पढ़ी लिखी और सामान्य गरीबी में जीने वाली हमारी बहन प्रीति कितने आत्मविश्वास के साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी को भी सीख रही है, अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है, और पूरे परिवार को भी साथ लेकर के उनकी चिंता कर रही है। उसी प्रकार से जब बनारस के हमारे बंधु से मैं बात कर रहा था, अरविंद जी से, तो अरविंद जी ने जो एक बात बताई वो सीखने जैसी है, और मैं मानता हूं देश के पढ़े लिखे लोग सीखेंगे। वो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए वो जो खुद चीजें बनाते हैं उससे एक चीज भेंट देते हैं, मुफ्त में देते हैं, अगर अपने नियमों का पालन किया। देखिए कितना बड़ा एक छोटा व्यक्ति कितना बड़ा काम कर रहा है, इससे बड़ी क्या प्रेरणा हो सकती है। और जब हम लखनऊ के अंदर विजय बहादुर जी से बात कर रहे थे, यूं तो ठेला चलाते हैं, लेकिन बिजनेस का मैनेजमेंट मॉडल, कैसे समय को बचाते हुए काम को बढ़ाना, बहुत बारीकी को उन्होंने पकड़ा हुआ है। देखिए यही हमारे देश की ताकत है। इन्हीं लोगों से देश आगे बढ़ता है, इन्हीं के प्रयासों से देश आगे बढ़ता है। हमारे रेडी ठेले वाले साथी इसके लिए सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं, मेरा आभार व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन मैं इसका श्रेय सबसे पहले तो हमारे सभी बैंकों को, हमारे सभी बैंक कर्मियों की मेहनत को देता हूं। बैंक कर्मियों की सेवा भावना के बिना ये काम इतने कम समय में इतना बड़ा काम नहीं हो सकता था। हमारे बैंकों के सभी कर्मियों को मैं आज हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, और उनको भी जब ये गरीब के मन की
भावना उन तक पहुंचती है तो उनका भी काम करने का उत्साह अनेक गुना बढ़ जाता है। इन सारे गरीबों के आशीर्वाद सबसे पहले उन बैंक के लोगों को मिलने चाहिए जिन्होंने लगातार मेहनत करके आपके जीवन को फिर से दोबारा आगे बढ़ाने के लिए मेहनत की है, और इसलिए आपके सारे आशीर्वाद, शुभकामनाएं बैंक के लोगों को पहुंचे, यही मेरी कामना रहेगी। हमारे इस प्रयास से गरीब के त्योहारों में भी रोशनी फैली है। ये बहुत बड़ा काम है। कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, यूपी सरकार के अन्य मंत्रीगण, यूपी के सभी जिलों के जुड़ रहे स्वनिधि योजना के हजारों लाभार्थियों, सभी बैंक से जुड़े हुए महानुभाव और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का ये दिन आत्मनिर्भर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। कठिन से कठिन परिस्थिति का भी मुकाबला ये देश कैसे करता है, यूपी के लोग कैसे संकट से लड़ने की ताकत रखते हैं, ये दिन इसका साक्षी है। कोरोना ने जब दुनिया पर हमला किया तब भारत के गरीब को लेकर तमाम आशंका व्यक्त करते थे। मेरे गरीब भाइयों बहनों को कैसे कम से कम तकलीफ उठानी पड़े, कैसे गरीब इस मुसीबत से उबरे, सरकार के सभी प्रयासों के केंद्र में यही चिंता थी। इसी सोच के साथ देश ने 1,70,000 करोड़ रुपयों की गरीब कल्याण योजना शुरू की। बढ़ते आगे इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा के बल्लभगढ़ से। बल्लभगढ़ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कार सवार दो लोगों ने परीक्षा देकर कॉलेज से निकली एक छात्रा को सरेआम गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया जिसमें एक आदमी पहले तो लड़की को जबरदस्ती कार में बैठाने की कोशिश करता दिखा और जब लड़की ने मना किया तो उसने उसे गोली मार दी। लड़की को गोली मारने के बाद मारने वाला जो व्यक्ति था और उसका साथी कार में बैठकर फरार हो गए। बाद में घायल हालत में लड़की को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। मारी गई लड़की का नाम निकिता तोमर बताया गया। निकिता की मौत के बाद उसके घर में मातम पसर गया। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। इस वारदात के बाद हरकत में आई पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की। पुलिस ने बताया कि निकिता नाम की लड़की को गोली मारने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम तौफीक है। तो ये सीसीटीवी वीडियो भी देखिए सामने आया जहां पर ये कार से दो शख्स पहले नीचे देखिए उतरते हैं। लड़की के साथ एक और लड़की भी आपको तस्वीरों में नजर आ रही है और उसके बाद गाड़ी में खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उसमें कामयाब नहीं होते हैं तो किस तरीके से देखिए वो लड़की को गोली मारकर दोनों कार में बैठते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आई है। पेपर दे के आई थी जी लड़की और उसको गाड़ी में खींच के जबरदस्ती गाड़ी में बिठा रहे थे भी खींच के, जब नहीं बैठी तो गोली मार दी उसको। कौन से कॉलेज में पढ़ रही थी, कौन से क्लास में? अग्रवाल कॉलेज में थी जी, फाइनल में पेपर देने आई थी। कौन था ये जो गाड़ी में बैठा रहा था? ये पहले केस हुआ था जी, पहले भी छीना झपटी कर रहे थे ऐसे ही, तो हमने रिपोर्ट भी करवाई थी। तो उसका जो है हमने कहा लड़की का मामला है, चलो खत्म कर देते हैं इसको। अब फिर वही लड़के थे जी सारे। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बता रहे हैं जिस तरीके से कि परीक्षा देने उनकी बेटी गई और ऐसे में ये लोग पहुंचते हैं। सीसीटीवी ये फुटेज सामने आया है जिसमें पहले उसको जबरन बैठाने की कोशिश कार में करते हैं, लेकिन जब वो लड़की नहीं मानती तो उसको गोली मार देते हैं। इसी बीच दीपक बिष्ट हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, कितने आरोपी अभी तक गिरफ्तार हुए हैं? देखिए, पुलिस का हालांकि पूरी तरह से जो दावा है वो पुख्ता कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तक एक आरोपी को पकड़ने की बात यहाँ पर कही जा रही है जो तौफीक है जिसने गोली मारी है। लेकिन अभी भी कुछ लोग और हैं, क्योंकि दो लोग जो सीसीटीवी फुटेज पर दिखाई दिए थे उनकी पहचान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि काफी समय से शिकायत की जा रही थी, तो पुलिस का सबसे अहम रोल था यहाँ पर। पुलिस पहले ही अगर पकड़ लेती तो शायद आज निकिता जिंदा होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ
और परिवार आरोप लगा रहा है कि जबरन उसे परेशान किया जाता था, छेड़छाड़ की जाती थी और इसको लेकर कई बार शिकायत दी गई थी। लेकिन जिस तरह से सीसीटीवी कैमरे का फुटेज सामने आया है, उसके बाद पुलिस की कई टीमें जरूर बनाई गई हैं, एक आरोपी की गिरफ्तारी के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जो पूरा फुटेज का सीक्वेंस देखेंगे तो दो लोग खुलेआम बीच सड़क पर उसको जबरन अपनी गाड़ी में बैठाने की कोशिश कर रहे थे। जब उसने मना किया तो उसको बिल्कुल कनपटी से सटाकर गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई थी। अब पुलिस का एक कहना है कि कई जगह पर और छापेमारी की जा रही है, आरोपी से पूछताछ की जा रही है, लेकिन एक कॉन्फ्रेंस होगी, शायद उसके बाद ही पुलिस पूरी तरह से खुलासा कर पाएगी कि पूरी वजह क्या थी और उसमें कितने लोग शामिल। ठीक है दीपक, आप रहिए हमारे साथ। दरअसल इस पूरे मामले पर पुलिस वाले क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। ये पेपर देने के लिए आई थी अग्रवाल कॉलेज में जी। हाँ, तो तौसीफ नाम का लड़का जो नॉन था पहले, तो आया वो इससे कोई बातें करने लगा, लेकिन पता नहीं किसी बात पे उसने इसको गोली मार दी। अभी मामला भी स्पष्ट होया नहीं है। तो फिलहाल पुलिस का कहना है कि एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया जिसने गोली चलाई, यानी अगर पुलिस की बात माने तो ये शख्स जिसके सर पर कुछ कपड़ा बंधा हुआ सफेद कलर का नजर आ रहा है, वही वो शख्स जिसने गोली मारी थी। ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई। ये छात्रा अपनी सहेली के साथ आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी, और एक नहीं दो लोग फिलहाल तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। दोनों ही गाड़ी से पहले उतरते हैं, एक ड्राइविंग सीट पर होता है, उसके बगल में जो शख्स बैठा होता है दरअसल उसी ने गोली चलाई और पुलिस का दावा कि उसे गिरफ्तार किया गया। इस पूरे मामले पर लड़की के पिता, लड़की के परिवार वाले क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। पेपर दे के आई थी जी लड़की, और उसको गाड़ी में खींच के जबरदस्ती गाड़ी में बिठा रहे थे भी खींच के, जब नहीं बैठी तो गोली मार दी उसको। कौन से कॉलेज में पढ़ रही थी, कौन से क्लास में? अग्रवाल कॉलेज में थी जी, फाइनल में पेपर देने आई थी। कौन था ये जो गाड़ी में बैठा रहा था? ये पहले केस हुआ था जी, पहले भी छीना झपटी कर रहे थे ऐसे ही, तो हमने रिपोर्ट भी करवाई थी। तो उसका जो है हमने कहा लड़की का मामला है, चलो खत्म कर देते हैं इसको। अब फिर वही लड़के थे जी सारे। दीपक, जैसे पिता हैं वो ये कह रहे हैं कि पहले भी मामला दर्ज करवाया गया था लेकिन पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया। क्या कहा गया था? क्या ये तौफीक जिस शख्स को पुलिस कह रही है कि अब गिरफ्तार कर लिया है, ये पहले भी ऐसी ही हरकतों को अंजाम देता रहा, छेड़छाड़ करता था? बिल्कुल निश्चित तौर पर अर्पिता, जिस तरह से परिजन आरोप लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि तौफीक जो आरोपी है जिसे गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है, यही वो शख्स है। अगर इसकी गिरफ्तारी पहले हो जाती तो शायद, अगर पुलिस कार्रवाई होती तो शायद मासूम निकिता जो अपने पूरे सपने देख रही थी, क्योंकि बीकॉम थर्ड ईयर के बाद उसे आगे पढ़ना था, उसने कई सपने सोचे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि पुलिस की कार्रवाई अगर समय रहते होती तो शायद आरोपी पहले ही पकड़े जाते और वो जिंदा होती। ऐसा नहीं किया गया, पुलिस लगातार लापरवाही बरतती रही, उसकी कंप्लेंट पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और उसका नतीजा ये रहा है कि आज एक बेगुनाह लड़की जो है अपने पूरे परिजन को छोड़ के जा चुकी है। अब परिजनों का ये कहना है कि उन्होंने कई बार शिकायत की थी, हालांकि पुलिस अभी पूरे एंगल को देख रही है। उनका ये कहना है कि हम जांच कर रहे हैं सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से कि कितने लोग इसमें शामिल थे, लेकिन जो आरोपी है वो कई समय से छेड़छाड़ और इस तरह की हरकतें कर रहा था। अगर उसको समय पहले रोका जाता तो शायद इतना बड़ा जो हत्याकांड है वो नहीं होता। लेकिन अब यहाँ पर परिजन जो है वो पूरी तरह से मायूस हो चुके हैं। उनका एक कहना है कि पुलिस ने अगर समय रहते ही कार्रवाई की होती तो शायद उनकी बच्ची आज जिंदा होती। दीपक, रहिए आप हमारे साथ। हरियाणा के वल्लभगढ़ में उस वक्त ये हड़कंप मच गया जब कार सवार दो लोगों ने परीक्षा देकर कॉलेज से निकली एक छात्रा को गोली मारकर हत्या कर दी। और उस घटना का देखिए एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दो लोग पहले लड़की को कार में खींचने की कोशिश करते हैं और नाकाम रहने पर गोली मार देते हैं। दिन दहाड़े हुई इस हत्या से छात्रा के परिवार में मातम पसरा हुआ है।